गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था। और देखिए आज के लेक्चर के बाद आपको फिर एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और दोनों का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा वो है डायमेंशन। और यहाँ से 101% फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, चाहे आप एनडीए का पेपर दे रहे हो, चाहे नेवी का पेपर दे रहे हो, चाहे एयरफोर्स का दे रहे हो, यहाँ से डेफिनेट आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए डायमेंशन होती क्या है। तो डायमेंशन होती है कि किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशियों में प्रदर्शित करने पर उन पर जो घात लगाई जाती है ना, वो विमा कहलाती है। हो सकता है अभी ये बात आपको समझ ना आए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से ये बात समझाऊंगा कि कैसे घात लगाते हैं, क्या लगाते हैं। तो देखिए जो डायमेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। यहां पे जो m है वो है मास, मास यानी द्रव्यमान, l लंबाई लेंथ, t है जो यहां पे वो है टाइम, टाइम यानी समय। तो यहां जो mlt है उनका मतलब है द्रव्यमान, लंबाई और समय। और साथ में यहाँ पे जो a, b और c है वो है पावर। a है द्रव्यमान की पावर, द्रव्यमान की घात, b है लंबाई की घात और जो c है वो है समय की घात। तो घात से तो आप मतलब समझते ही होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, मैं अगर m की पावर 2 लिख दूं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आपके पास जो भी फॉर्मूला है उसमें द्रव्यमान कितनी बार है, 2 बार है। l की पावर अगर 3 लिख दूं, इसका मतलब क्या है कि उसमें लेंथ 3 बार आया है, लंबाई 3 बार आई है। t की पावर 2 इसका मतलब समय कितनी बार है, 2 बार। तो ये जो डायमेंशन विमा होता है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। मैक्सिमम जो फॉर्मूले हैं वो आपको इसी मतलब फॉर्मूले से बनाने हैं। तो अब देखिए, अब थोड़ी सी मैं आपको जो आपने जो 7 मूल राशियां पढ़ी है मैं उनकी आपको डायमेंशन बता देता हूं अलग अलग। तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी थी। पहली तो थी लंबाई। तो जो लंबाई का डायमेंशन होता है वो होता है L, कैपिटल L। दूसरी क्या पढ़ी थी आपने, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल M। तीसरी आपने समय पढ़ी थी, समय का जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल T। फोर्थ मूल राशि आपने कौन सी पढ़ी थी, तापमान। तापमान का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल K। फिफ्थ विद्युत धारा, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, उस मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका डायमेंशन होता है कैपिटल A। सिक्स आपने पढ़ी थी ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता की जो डायमेंशन होती है वो होती है CT। और आखिरी क्या पढ़ी थी, पदार्थ की मात्रा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है मोल। तो ये 7 मूल राशियां हैं। तो इनके जो डायमेंशन आप कैसे लिखोगे, अगर लंबाई आई है तो आप कैपिटल L, द्रव्यमान दिया हुआ है तो कैपिटल M, समय है तो कैपिटल T, तापमान है तो कैपिटल K, विद्युत धारा कैपिटल A, ज्योति तीव्रता CT और मोल। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखना कि इसमें जो आप लेटर्स लिखो ना वो हमेशा कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। ये लेटर्स क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, आप स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखोगे। तो अब देखिए किसी भी फॉर्मूले का आप डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखोगे। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखो। किसका विमीय सूत्र लिखो, क्षेत्रफल का। तो देखिए विमीय सूत्र लिखने के तरीके हैं या किस प्रकार आप लिखोगे। तो सबसे पहले तो आपका उसको बेसिक फॉर्मूला लिखना है और जिस उस फॉर्मूले को आप जितना ब्रेक कर सको ना उतना ब्रेक करो। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, छोटी क्लास में ही पढ़ा है, लंबाई इंटू चौड़ाई। बताओ यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब दूसरा, जब भी मैंने क्या कहा था किसी भी डायमेंशन लिखो ना किसी भी फॉर्मूले की, तो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। किसका लिख रहे हो, एरिया का। तो मैंने यहाँ पे एरिया लिख दिया इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान, l क्या है, लंबाई, t क्या है, समय और a b c क्या है, इनकी पावर है। तो अब मुझे बताओ क्षेत्रफल का देखो आप फॉर्मूला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या आपको इसमें कहीं मास द्रव्यमान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या, यस और नो। बताओ इस फॉर्मूले में आपको द्रव्यमान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो द्रव्यमान है ना, कोई भूत नहीं है, वो आपको सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ अगर द्रव्यमान लिखा हुआ है तो आप बोल दोगे यस, और अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब नो। तो देखो यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं लिखा हुआ ना, नहीं लिखा हुआ, तो एक का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जब द्रव्यमान है ही नहीं तो एक का मान कितना हो जाएगा, 0।
अब सेकंड एल का मतलब क्या है, लंबाई, लेंथ। तो देखो इसमें लंबाई लिखी हुई दिख रही है, हाँ दिख तो रही है, कितनी बार है। अब कुछ कहेंगे कि एक बार, एक बार नहीं है, देखो ध्यान से देखो, 2 बार है। क्यों? क्योंकि चौड़ाई का मात्रक भी तो मीटर ही होता है और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका मतलब ये दोनों एक लेंथ को ही तो शो कर रहे हैं। इसके लिए बी का मान कितना हो जाएगा, 2। क्या आपको इस फॉर्मूले में कहीं समय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो अब देखो ये मान आप इस समीकरण में लिख दो, तो फॉर्मूले में लिख दो, तो m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। ये किसका विमीय सूत्र आ गया? ये आ गया एरिया का विमीय सूत्र। उसी प्रकार अगर मैं आयतन की बात करूं, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए आयतन का विमीय सूत्र, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो आप उसका बेसिक फॉर्मूला लिखो। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब मैंने आयतन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, 20 से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। यहाँ पे mlt क्या है, मास, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब मैंने क्या कहा था कि ढूंढो इस फॉर्मूले में, क्या आपको देखो द्रव्यमान दिख रहा है, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसमें कहीं द्रव्यमान नहीं है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 0। क्या लंबाई दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। कितनी बार दिख रही है, 3 बार। क्यों? क्योंकि ऊंचाई भी तो एक क्या है, लेंथ ही है, चौड़ाई है। तो बी का मान कितना हो गया, 3। क्या आपको समय इसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो जो आयतन है उसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर क्या आ जाएगा, 0। तो विमीय, जो विमा का मतलब क्या है कि किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशियों में प्रदर्शित करने पर उन पर जो घात लगाई जाती है। तो देखो पहले तो मुझे बताओ आयतन व्युत्पन्न राशि है या नहीं है? है। मैंने क्या कहा था कि एक या एक से अधिक मूल राशियों के गुणनफल या भागफल से जो राशि प्राप्त होती है ना, वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये एक मूल राशि के गुणनफल से प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशियों में, तो देखो हमने आयतन को देखो मूलभूत राशियों में प्रदर्शित कर दिया ना, लंबाई क्या है, मूलभूत राशि तो है, चौड़ाई और ऊंचाई भी तो क्या है, एक मूलभूत राशि है। में प्रदर्शित करने पर उनके ऊपर जो घात लगाई जाती है, तो घात देखो लेंथ के ऊपर कितनी पावर है, 3, टी के ऊपर कोई पावर नहीं है, 0, m के ऊपर भी कोई पावर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो आप क्या बोलोगे कि जो आयतन है वो मास में उसकी पावर 0 है, लेंथ में 3 है और टाइम में 0 है। तो यही उसकी क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। तो जब भी किसी भी आपको भौतिक राशि की डायमेंशन पूछे, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही फॉर्मूला आना चाहिए कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। m क्या है, द्रव्यमान, l क्या है, लंबाई और t क्या है, समय। अब नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। आयतन के बाद हम बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई को आप दूरी भी बोल सकते हो, विस्थापन भी बोल सकते हो। तो इन सब का एक ही विमीय सूत्र होगा। और मैंने क्या कहा था अभी अभी कि लंबाई की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल। और कितनी बार लंबाई आ रही है इस फॉर्मूले में, केवल एक बार ही आ रही है। दूरी भी एक लेंथ है, विस्थापन भी एक लेंथ है और लंबाई भी एक क्या है, लेंथ। कितनी बार है, एक बार। तो एल की पावर 1, या आप एल की पावर अगर 1 ना लिखना चाहो तो केवल एल लिख दो। क्यों? क्यों इसका मतलब भी तो क्या है कि एल की पावर कितनी है, 1 है। अब नेक्स्ट मैं चाल की बात करूं, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को आप क्या बोल सकते हो, लंबाई बटा समय। अब मुझे बताओ, मैंने क्या कहा था अभी अभी आपको, मैंने डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ाए हैं। लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल। समय का क्या होता है, कैपिटल टी। अब देखो ये कैपिटल टी ऊपर जाए, कैपिटल टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स का नहीं हो जाएगा क्या? तो कैपिटल एल टी की -1। अब इनको एक साथ लिख दो, तो एल टी -1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ये आ गया चाल का। तो ध्यान रखना जो राशि बट्टे में हो ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव माइनस इनवर्स आ जाएगा। तो एल टी -1, फिर आप इनको साथ लिख देना। उसी प्रकार अगर मैं वेग की बात करूं, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है, एक लंबाई तो है और लंबाई बटा समय, तो ऊपर वाला भी तो वही है, लंबाई बटा समय। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एल टी -1। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वरण की। नेक्स्ट किसकी बात करें, एक्सेलरेशन, त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। तो देखो
अगर आपको वेग का फॉर्मूला सीधा याद है तो आप सीधा लिख दोगे एल टी माइनस वन अपॉन टी। बट अगर याद ना हो तो देखो वेग को आप क्या लिख सकते हो, विस्थापन बटा समय। और एक समय यहां पर क्या है, पहले से है। विस्थापन क्या है, एक तरह से लेंथ ही तो है, तो लंबाई बटा समय का स्क्वायर। अब मुझे बताओ लंबाई का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताया, कैपिटल एल, और समय का क्या बताया, कैपिटल टी। बट देखो समय का स्क्वायर है तो कैपिटल टी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था, ये बट्टे में ऊपर जाएगा तो किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। पहले वहां पर केवल एक ही था बट्टे में टी, तो टी माइनस वन आ रहा था, तो अब क्या आ जाएगा माइनस टू। तो कैपिटल एल टी माइनस टू, तो इसको साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया त्वरण का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बल की। किसकी बात करते हैं, बल की। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अब देखो आपने अभी अभी त्वरण का फॉर्मूला निकाला है, क्या निकाला है, एल टी माइनस टू, ठीक है। और द्रव्यमान की डायमेंशन क्या होती है, मैंने क्या बताया था, कैपिटल एम। अब मैंने क्या कहा था, इनको साथ लिख दो, तो कैपिटल एम एल टी माइनस टू, या अगर आंसर में से दिया हुआ हो एम वन एल वन टी माइनस टू तो भी गलत नहीं है, और आप सीधा एम एल टी माइनस टू लिखो तो भी गलत नहीं है। तो जो बल की डायमेंशन है वो क्या होगी, m1 l1 t माइनस टू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको सीधा ही याद रखोगे कि जो बल है उसका विमीय सूत्र m1 l1 t माइनस टू होता है। अब देखिए बल से आगे हम बात करें कार्य की, तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। या क्या मैं इसे लिख सकता हूं, बल इंटू लंबाई। विस्थापन क्या है, एक लेंथ है, एक दूरी है, एक लंबाई है। तो देखिए बल का तो अभी अभी आपने निकाला है, क्या है, m1 l1 t माइनस टू। और मुझे बताओ मैंने जो 7 डायमेंशन लिखे थे उसमें लंबाई का डायमेंशन क्या, कैपिटल एल नहीं लिखा था, लिखा था। अब मुझे बताओ आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो देखिए इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, तो कितना हो गया, टू। तो m1 l2 t माइनस टू, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ये आ गया कार्य का। तो कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l2 t माइनस टू। और याद करो कार्य और एनर्जी में क्या रिलेशन है, कि किया गया कार्य किसके तुल्य होता है, ऊर्जा के। तो भैया जो यही डायमेंशन किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। तो चाहे तो आपको काइनेटिक एनर्जी पूछे, चाहे आपको पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा को चाहे पूछे आपसे फॉर्मूला, चाहे स्थितिज ऊर्जा का पूछे, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। और क्या होगा, m1 l2 t माइनस टू। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया कार्य का। तो इतने जो बेसिक फॉर्मूले हैं इनसे अब हम हर एक फॉर्मूले को आराम से डिराइव कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले का हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे मैं एक दो आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि जैसे कोई भी एग्जांपल आ जाए, जैसे सपोज दैट आपसे पूछे कि बताइए पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा। किसका पूछे, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र लिखो। तो सबसे पहले तो इसका सूत्र लिखो। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, बल बटा लंबाई। अब मुझे बताओ बल का अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने कहा था इसको याद ही रखना है। तो क्या बताया था, m1 l1 t माइनस टू, और लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, l। अब देखो l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 t माइनस टू। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोणीय संवेग की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोणीय संवेग का कल ही आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या होता है, E अपॉन न्यू। मैं सीधा लिख रहा हूं। अब आप कहोगे कैसे, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने क्या कहा था कि कोणीय संवेग होता है NH अपॉन 2 पाई, ये सो नो। और E बराबर क्या होता है, H न्यू। तो H बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू। तो मैंने सीधा ही क्या लिख दिया, कोणीय संवेग के बराबर E अपॉन न्यू। अब देखो यहाँ पे जो E है वो तो है ऊर्जा, और न्यू क्या है, आवर्ती। तो अब देखिए आवर्ती को आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते, वन अपॉन आवर्तकाल लिख सकते हो। आवर्तकाल क्या होता है, समय, सेकंड। तो अब मुझे बताओ ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 l2 t माइनस टू, यही होता है, अपॉन
1 और आवर्तकाल मैंने क्या कहा है, समय। तो समय का विमीय सूत्र मैंने क्या बताया था, कैपिटल टी। अब देखो क्या हो जाएगा, m1l2 p-2, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब देखो आधार सेम है तो घाते -2 + 1 तो -1 ही आ जाएगा क्या, तो m1l2 p-1 ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया कोणीय संवेग का विमीय सूत्र। अब इसी प्रकार अगर मैं और फॉर्मूलेज की बात करूं तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको फॉर्मूला बताना है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है 12th क्लास में, E बराबर Q इंटू ई पढ़ा है, और जो यहाँ पे जो E है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करता है। तो E बराबर क्या आ जाएगा, F/Q। ठीक है, तो देखो Q को आप I इंटू टी नहीं लिख सकते, कैसे पता चला, I बराबर क्या होता है Q/T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT। अब मुझे बताओ बल का विमीय सूत्र आपने क्या पढ़ा है, m1l1 p-2, यही पढ़ा है। I धारा, धारा का विमीय सूत्र मैंने क्या लिखाया था, कैपिटल A, और T क्या है, समय, तो कैपिटल T। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1l1, देखो t-2 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो t-3, और a ऊपर जाएगा तो -1। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर मैं और फॉर्मूलों की बात करूं तो जैसे विद्युत प्रतिरोध की बात करता हूं मैं, विद्युत प्रतिरोध, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है V बराबर I R, यस और नो। यहां से आपको R चाहिए तो क्या हो जाएगा V/I, और V का एक रिलेशन पढ़ा है आपने पोटेंशियल में W/Q। I क्यों का आपने अभी भी क्या पढ़ा है IT, I² T नहीं हो जाएगा। अब मुझे बताओ W यहाँ पे क्या है, कार्य, I क्या है धारा, और T क्या है समय। तो कार्य का विमीय सूत्र m1l2 p-2। ठीक है, जो शुरुआत में मैंने आपको विमीय सूत्र लिखाए थे वो आप डायरेक्ट याद कर लो, ताकि हर एक फॉर्मूले का आप क्या कर पाओ, हर एक भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिख पाओ। I का क्या होता है A, बट यहाँ देखो I एक बार ना होकर कितनी बार है, 2 बार, तो A की पावर 2, और T यहाँ पर क्या है समय, तो T की पावर 1। तो क्या आ जाएगा m1l2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का t-3, और ये ऊपर जाएगा तो a-2। ये भैया किसका फॉर्मूला आ गया, विद्युत प्रतिरोध का। तो इस प्रकार आप किसी भी भौतिक राशि का क्या लिख सकते हो, विमीय सूत्र लिख सकते हो। अब देखिए डायमेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मैं बात करता हूं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य किससे रिलेटेड, विमा से की बात करें तो विमा से रिलेटेड ही होंगे। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपकी जो पूरक राशियां होती है ना, कौन कौन सी होती है पूरक राशियां, अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देख रखे हैं तो एक तो होता है समतल कोण, और एक क्या होता है ठोस कोण। तो जो पूरक राशियां होती है ना उनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, संख्यात्मक मान का भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता, का भी विमीय सूत्र नहीं होता है। ठीक है, और अगर मैं तीसरी बात करूं तो मात्रकहीन राशियों की का भी विमीय सूत्र नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 बातें लिखी है, मैं तीनों बातें समझाता हूं आपको 1 बाय 1। पहला मैंने क्या कहा कि पूरक राशियों का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों इसलिए नहीं होता कि देखो पूरक राशियों में आप कोण को ही तो इंक्लूड करते हो, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल मतलब समतल कोण, ठोस कोण, और कोण का फॉर्मूला क्या होता है चाप बटा त्रिज्या। तो देखो मैं एक एग्जांपल से प्रूव करता हूं कि क्यों इसका विमीय सूत्र नहीं होता। तो जैसे सपोज दैट ये मेरे पास कोई एक सर्किल है, इसकी रेडियस r है, या r नहीं तो इसे मान लो कि 1 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, और आपने क्या किया कि इस पर 1 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब मुझे बताओ चाप तो यही है, अगर मैं इसको a नाम दूं और इसको b नाम दूं तो AB तो क्या है चाप, और OB क्या है त्रिज्या। तो क्या यहां पर मैं AB बटा OB लिख सकता हूं, यस और नो। चाप क्या है AB है, और OB क्या है त्रिज्या। अब मुझे बताओ AB का मान कितना है,
1 सेंटीमीटर, और ओबी का मान 5 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आंसर क्या आया 1/5। और सेकंड पॉइंट पढ़ो कि संख्यात्मक मान का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। तो बताओ क्या कोण का किसी प्रकार का कोई विमीय सूत्र होगा क्या? कभी नहीं होगा। और दूसरी बात, जिनका विमीय सूत्र नहीं होता ना, उनका आपको ये विमीय सूत्र लिखना है m0 l0 t0, है ना। नहीं होता है तो उस टाइम आपका जो ऑप्शन में जो आंसर होंगे वो इसी प्रकार होंगे। तो जो आपका जो ऑप्शन आपको इससे मैच करे, जैसे m0 l0 t0, तो आप उसको ही राइट बोलोगे। तो इस प्रकार जैसे सीधा कोण ना देकर इसे पूछ ले कि बताइए टेन थीटा का विमीय सूत्र लिखो। क्वेश्चन क्या पूछे आपको जैसे नेवियर बोर्ड्स में कि टेन थीटा का विमीय सूत्र लिखो, ठीक है। और आपको जैसे ऑप्शन दे दिया, पहला दे दिया m0 l0 t0, दूसरा दे दिया m0 l1, तीसरा दे दिया l0 t0 m-1, और फोर्थ दे दिया l-1 t-1। अब आपसे पूछे कि बताइए कौन सा सही है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि कोण का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता, तो उस टाइम जो इनका फॉर्मूला लिखोगे वो क्या लिखोगे m0 l0 t0। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पहला ऑप्शन, तो m0 l0 t0। तो पहली और दूसरी बात समझ में आई कि जो पूरक राशियां होती है, जो एंगल्स होते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई मात्रक मतलब कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता, और ना ही संख्यात्मक मान का कोई विमीय सूत्र होता है। जैसे एक और एग्जांपल से मैं बात करूं, जैसे E बराबर हाफ mv² है, ठीक है, और मैं पूछूं कि इसका विमीय सूत्र लिखो। तो यहाँ पे जो आपको संख्या दिख रही है ना, हाफ आधा 1/2, इसका किसी प्रकार का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। तो विमीय सूत्र फिर बचा किसका? mv² का होगा। तो आप mv² का जो फॉर्मूला होगा उससे आप क्या करोगे? एनर्जी का विमीय सूत्र लिख पाओगे। और देखिए थर्ड क्या बोला है कि मात्रकहीन राशियों का भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता। इसको भी मैं एक एग्जांपल से प्रूव करता हूं कि कौन सी मात्रकहीन राशियां हैं। तो देखो जैसे ही मात्रकहीन नाम आए ना, तो दिमाग में मोस्टली दो राशियां आती है, मोस्टली की बात कर रहा हूं। पहला तो विकृति और दूसरा अपवर्तनांक, ठीक है। अब बताइए विकृति क्या होती है? 11th क्लास में आपने पढ़ा है, कुछ याद हो तो विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। विकृति का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। अब देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये एक वायर है और इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने इसको खींचा और इसकी लेंथ मान लो कर दी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो पहले वायर था उसकी लेंथ कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। आपने इसको खींचा तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 1.5 सेंटीमीटर। मैं पूछूं कि मुझे विकृति बताओ, तो देखो विकृति क्या कहती है? लंबाई में परिवर्तन। तो मुझे बताओ पहले इसकी लेंथ कितनी थी? 1 सेंटीमीटर, अब कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। तो परिवर्तन निकाल सकते हो ना भाई। परिवर्तन तो यही कहता है ना कि अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई। हमेशा ऐसे ही निकालते हो, अंतिम माइनस प्रारंभिक ही करते हो जब भी परिवर्तन की बात आई, अपॉन प्रारंभिक लंबाई। अब मुझे बताओ अंतिम लंबाई कितनी है? प्रारंभिक तो कितनी है? 1 सेंटीमीटर, अंतिम कितनी है? 1.5। तो 1.5 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, प्रारंभिक कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या वैल्यू आई? 0.5। अब ये भी तो क्या है भाई? एक संख्या ही है, और संख्या का क्या होता है? कोई विमीय सूत्र नहीं होता। इसलिए मात्रकहीन राशियों का भी विमीय सूत्र नहीं होता। इसलिए अगर आपको दे दिया जाए कि विकृति का विमीय सूत्र लिखो, तो मैंने क्या कहा था? जिनका विमीय सूत्र नहीं होता उनका आप क्या लिखोगे? m0 l0 t0। अब दूसरी बात अपवर्तनांक पे करते हैं। देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपने 12th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अभी बताता हूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब मुझे बताओ, देखो चाल ही तो है ना दोनों में ही, चाहे तो वैक्यूम में हो चाहे मीडियम में हो, निर्वात में हो चाहे माध्यम में हो, चाल ही है। तो जब चाल ही है तो चाल से चाल जो इनका मतलब मात्रक होगा, जैसे मीटर पर सेकंड है और इसका भी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एक संख्या आएगी। तो अपवर्तनांक का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डायमेंशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं
इनके यूज की बात करते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन, हिंदी में बोलूं तो विमाओं के उपयोग, विमाओं के उपयोग। तो मोस्टली हम दो उपयोग डिस्कस करेंगे। पहला पहला तो है कि किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच, किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि आपके पास कोई भी भौतिक सूत्र है, सपोज डेट आपने लिखा ए बराबर एम ए, ठीक है, लिख तो दिया, तो अब ये जो आपकी विमाएं है ना वो ये बताएगी कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो डायमेंशन होती है, जो विमा होती है वो क्या करती है, किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करती है। आप कहोगे कि कैसे जांच हुई, तो मुझे बताओ, बल का विमीय सूत्र आपने क्या पढ़ा था, m1 l1 t-2, बताओ यही पढ़ा था। अब यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M, और a क्या है, त्वरण है, और त्वरण का अगर आपको विमीय सूत्र याद हो तो L1 t-2। अब इनको साथ लिखो तो क्या आ गया, M1 L1 t-2। मैच करो, क्या इसका फॉर्मूला भी M1 L1 t-2 है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना वो करेक्ट है, राइट है। किससे पता चला, डायमेंशन से। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं E बराबर mc², ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको चेक करना कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक तरफ तो एनर्जी का डायमेंशन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, m यहाँ पर क्या है द्रव्यमान, और c यहाँ पर क्या है वेग, तो इन दोनों का डायमेंशन लिखोगे और चेक करोगे। अगर इसकी डायमेंशन इसके समान है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन अगर सेम है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो भौतिक सूत्र है वो क्या है, सही है। तो डायमेंशन क्या करती है, किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करती है। दूसरा जो डायमेंशन का यूज है वो है एक मात्रक पद्धति से एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। और यहां दो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है क्या, कि एक मात्रक पद्धति को आपको दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है, और वहां पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलो भाई, 1 न्यूटन को डाइन में बदलो, और दूसरा है 1 जूल को अर्ग में बदलो, ठीक है। दो क्वेश्चन है, काफी फेमस है। पहला क्या है कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलो, और दूसरा 1 जूल को अर्ग में बदलो। तो मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि 1 न्यूटन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। पहले तो मैं लिख देता हूं कि जो 1 न्यूटन होता है उसके बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये आपको याद ही रखनी है सीधी वैल्यू, कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के। अब देखो न्यूटन है, किसका मात्रक है भाई, मुझे ये बताओ, क्या न्यूटन बल का मात्रक है? और बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बताओ यही होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है न्यूटन की बात। अब जो डाइन है वो क्या है, वो भी बल का ही एक मात्रक है, बट कौन सी, ये जो पद्धति है वो तो कहलाती है MKS, और जो डाइन है वो है CGS पद्धति में। तो एक डाइन के बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप कहोगे कैसे पता चला कि ये MKS है? अरे भाई MKS की फुल फॉर्म क्या होती है, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। तो देखो M यहाँ पे क्या है, मीटर, और यहाँ किलोग्राम और सेकंड, तो MKS हो गई। और CGS की फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो देखो ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। अब मुझे बताओ, आपको कहा क्या है कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, तो देखो मैं 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलो। तो मुझे बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम। तो क्या मैं किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिख सकता हूं, ये सोच लो। दूसरी बात, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो क्या मैं 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, अपॉन सेकंड चेंज नहीं होता, तो सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ, इसको साथ में क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता, देखो 10 की पावर कितनी होगी, 3 to 5, तो 10 की पावर 5
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ फोकस करो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक डाइन के। तो 1 न्यूटन बराबर क्या आ गया? 10 की पावर 5 डाइन। यानी जो मैंने ऊपर जो रिजल्ट लिखा है वो सही है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन के। न्यूटन कौन सा सिस्टम है भाई? एमकेएस। और डाइन कौन सा सिस्टम है? सीजीएस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 1 जूल को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना है। 1 जूल को आपको किस में बदलना है? अर्ग में। तो वो होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है। अब वही बात, जूल किसका मात्रक है? कार्य का। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस, यही होता है। और बल का आपने अभी भी लिखा था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एस यहाँ पर क्या है? दूरी, तो मीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? ये किसके तुल्य आ गया? ये आ गया 1 ऑफ जूल के तुल्य। अब देखो, केजी मीटर सेकंड, तो ये कौन सा सिस्टम है भाई? एमकेएस। तो ये कौन सा हो जाएगा? सीजीएस। तो किलोग्राम की जगह तो क्या आ जाएगा? ग्राम। मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड की जगह सेकंड। ये किसके तुल्य होता है? ये होता है 1 अर्ग के तुल्य। अब आपको कन्वर्ट किसको करना है? 1 जूल को किस में? अर्ग में। 1 जूल इज इक्वल टू, किलोग्राम को ग्राम में बदलो तो कितना आ जाएगा भाई? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 का देखो मीटर का स्क्वायर है, तो 100 सेंटीमीटर का आप क्या कर दो? स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो कितने शून्य हो गए? 3 2 5 2 7। तो 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और ये देखो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके तुल्य है? अर्ग के। 1 जूल की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 की पावर 7 अर्ग के। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन के बराबर तो होता है 10 की पावर 5 डाइन, और 1 जूल के बराबर क्या कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। अब डायमेंशन से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन या लास्ट टॉपिक वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है विमीय समांगता का सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्या होता है ये विमीय समांगता का सिद्धांत? देखो बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो विमीय समांगता ये कहता है कि भाई जो a की विमा होगी ना, वही विमा होगी बी की, और वही विमा होगी सी की। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता चला कि ए की जो विमा है वही बी की है, और बी की जो विमा है वही ए की है, और सी की जो विमा है वही ए की है ना? कि ए के बराबर बी और बी के बराबर सी, या ए के बराबर सी। यानी कुल मिला के बात यह है कि इन तीनों का डायमेंशन सेम है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज दैट आपको आपके घर वालों ने मार्केट भेजा, ठीक है, और बोला कि आप 1 किलोग्राम आलू ले आना, ठीक है, और 1 लीटर तेल ले आना। क्या बोला? कि 1 किलोग्राम तो आलू लेकर आना है और 1 लीटर क्या लेकर आना है? तेल। अब मैं पूछूं कि आपके पास कितना वजन है या कितना सामान है, तो क्या आप ऐसे इसको थोड़े लिख सकते हो कि 2 केजी लीटर? क्या ऐसी यूनिट आपने कभी पढ़ी है क्या? नहीं। अब इसको आपको एग्जैक्ट एक साथ नहीं बता सकते। ऐसे तो बोल सकते हो कि भाई 1 केजी आलू है, 1 लीटर तेल है, बट क्या इनको एक साथ बता सकते हो क्या? नहीं। तो यही तो विमीय समांगता है कि समान विमाओं को ही जोड़ा जा सकता है और समान विमाओं को ही घटाया जा सकता है। यानी बी अगर सी में जुड़ा है, इसका मतलब बी अगर किलोग्राम में है तो भैया सी भी किस में होगा? किलोग्राम में। क्या सी लीटर में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ, जब किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ेगा तो क्या आएगा? लीटर थोड़े ना आएगा, किलोग्राम ही तो आएगा। तो इसका मतलब बी की जो विमा होगी वही सी की होगी, और वही विमा किसकी होगी? ए की होगी। बात
बात समझ में आई? अगर मैं बी को लीटर में ले लेता हूं तो फिर डेफिनेट बात है जो आपका सी और ए है वो किस में होगा? लीटर में। क्यों? क्योंकि लीटर में आप लीटर ही तो जोड़ सकते हो और 2 लीटर जोड़ के जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा? लीटर में। तो वी में समांगता भाई ये कहती है कि आप जिन राशियों का जोड़ कर रहे हो या जिन राशियों को आप घटा रहे हो उन सब की विमा क्या होगी? सेम होगी। एग्जांपल से समझाई दिया। अगर सेम नहीं होती तो क्या 1 किलोग्राम आलू और 1 लीटर तेल को आप ऐड कर सकते हो? नहीं, बट 1 किलोग्राम आलू प्लस 1 किलोग्राम चीनी जोड़ सकते हो। उसी प्रकार 1 लीटर तेल प्लस 2 लीटर तेल जोड़ सकते हो। तो समान विमाओं की राशियों को ही तो जोड़ा जा सकता है और समान विमाओं को ही क्या किया जा सकता है? घटाया जा सकता है। तो देखिए इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यहां से भी एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है कि वो क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो अगर डायमेंशन से क्वेश्चन बाहर निकलता है तो फिर यहां से आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि P इज इक्वल टू A अपॉन टी प्लस बीटी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर आपको बोला गया है कि ए की विमा बताइए या ए व बी की विमा बताइए, ए व बी की विमा बताइए। तो यहां पे जो P है ना वो है दाब और T यहां पर क्या है? समय, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि P बराबर आपको दिया है A अपॉन टी प्लस बीटी स्क्वायर और पूछा है कि A व B की विमा बताइए, जहां पर P क्या है? दाब है और T क्या है? समय। तो अभी अभी मैंने क्या कहा था कि A बराबर अगर B प्लस C हो तो A की विमा बराबर होगी B की विमा के। उसी प्रकार मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं A की विमा किसके बराबर होगी? C की विमा के। तो बस आपको ये दो चीजें अप्लाई करनी है। तो देखो A की विमा बराबर आप क्या लिख सकते हो? B की विमा। A की विमा इज इक्वल टू B की विमा। अब मुझे बताओ A की जगह यहां पर कौन है? प्रेशर। और B की जगह कौन है? A अपॉन T। तो यहां से अगर मैं A निकालना चाहूं तो क्या P इंटू टी नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? P क्या है? दाब और T क्या है? समय। तो अब यहां देखिए A इज इक्वल टू दाब। दाब क्या होता है भाई? बल बटा क्षेत्रफल और T क्या है? समय। तो बल का विमीय सूत्र m1 l1 t माइनस टू, समय का t1 और क्षेत्रफल का l2। तो देखो यहां से क्या आ गया? m1, ये ऊपर जाएगा तो किसका जाएगा? नेगेटिव का l माइनस वन और t माइनस वन। ये किसकी विमा आ गई? एक की। और देखो अगर आपके पास ABCD है तो देखो सबसे काम ये करना कि जिसमें ऑप्शन ये है मैच करना, ये ज्यादातर ऑप्शन एक में ही मिलेगा। अगर दो में है तब आपको सेकंड यूनिट चेंज मतलब चेक करनी है, अदरवाइज आप सीधा ही लिख देना। जैसे अगर मान लो ABCD में अगर आपके 3 ऑप्शन में ऐसा नहीं है और केवल सिंगल ऑप्शन में ऐसा है ना m1 l-1 t-1, तो आप उसको डायरेक्ट ट्रिक कर देना कि यही सही है। क्यों? क्योंकि फिर आपकी जो सेकंड यूनिट है मतलब बी की विमा आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसी दो विमाएं चाहिए मतलब दो में ऑप्शन में आपको ऐसा रिजल्ट दिख रहा है तो फिर आपको बी की विमा निकालनी पड़ेगी। तो चलिए बी की निकाल के भी बता देता हूं। तो दूसरे में क्या है? एक की विमा इज इक्वल टू सी की विमा। तो एक की तो क्या है? P इज इक्वल टू सी क्या है? बीटी स्क्वायर। यहां से B क्या आ जाएगा? P अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। P क्या है? अभी अभी लिखा था बल बटा क्षेत्रफल और T यहां पर क्या है? समय का स्क्वायर। तो बल का विमीय सूत्र m1 l1 t माइनस टू, क्षेत्रफल का l2 और समय का t2। तो देखिए क्या आ गया? m1 l2 ऊपर गया तो l माइनस वन और t की पावर क्या? सॉरी माइनस टू और माइनस टू माइनस का 4। तो ये किसकी विमा आ गई? बी की। तो ए की विमा भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली। तरीका क्या है? ए की विमा को पहले आप बी की विमा के बराबर कर दो, फिर ए की विमा को किसके बराबर कर दो? आप सी की विमा के। तो ये था विमीय समांगता का सिद्धांत। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ नियतांकों की। यहां से पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चंस की जो आपके नियतांक है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या इंपॉर्टेंट है?
गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपको कहाँ मिलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो वहां पे आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? Gm1m2/r²। बताओ, यही पढ़ा था। अब आपको जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? जी से। तो यहां से अगर मैं जी निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? F(r²)/m1m2, यही होगा। अब मुझे बताओ F क्या है? बल है, तो बल का विमीय सूत्र m1l1t-2। r क्या है? दूरी, तो दूरी का विमीय सूत्र मैंने क्या कहा था? दूरी लंबाई का क्या होता है? l, बट कितनी बार है? 2 बार, तो l⁻², अपॉन द्रव्यमान का m और m। तो अब देखो ये m⁻² हो गया, ऊपर जाएगा तो किसका आ जाएगा? m⁻⁻1 l⁻3 t⁻²। ये किसका डायमेंशन आ गया? ये आ गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। उसी प्रकार अगर मैं और बात करूं तो जैसे है बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर kT। तो यहां से K बराबर क्या आ जाएगा? E/T। यहाँ पे T क्या है भाई? तापमान, और E क्या है? ऊर्जा, और क्या K क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक। तो क्या ऊर्जा बटा तापमान ही हो जाएगा? हो जाएगा। अब बताइए ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? m1l2t-2, यही होता है। और तापमान का क्या होता है? K। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा? m1l2t-2 k-1। तो ये क्या आ गया? ये आ गया बोल्ट्जमान नियतांक। इसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट है स्टीफन नियतांक और वीन का नियतांक, तो वो दोनों आपके लिए होमवर्क है कि आप स्टीफन नियतांक और वीन नियतांक, इन दोनों का विमीय सूत्र आप सोल्व करोगे घर पे। अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, पूछ लेना। तो E बराबर क्या होता है? सिग्मा t⁻4। यहाँ से सिग्मा क्या होता है? E/t⁻4। तो और मैंने बताया था E क्या है? ऊर्जा बट्टा क्षेत्रफल इंटू समय, और t⁻4। T क्या है? यहाँ पर तापमान। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप ऊर्जा का विमीय सूत्र लिख देना, यहाँ क्षेत्रफल और समय का लिख देना, और t⁻4 क्या है? तापमान। तो केल्विन की पावर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और आप आराम से विमीय सूत्र निकाल लेना। और वी नियतांक होता है तरंग दैर्ध्य इंटू दूरी। तो इसका भी आप आराम से क्या कर सकते हो? इसका भी आप बता सकते हो विमीय सूत्र। इसके अलावा एक और है आपके लिए क्वेश्चन की शांता गुणांक। तो आप शांता गुणांक, तो इन तीनों का आप घर पे सोल्व करना। अगर नहीं होता है तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। इसके अलावा मैंने आज के लेक्चर में भी आपको एक और प्रैक्टिस सेट दिया है। तो आपको कल यूनिट में भी एक प्रैक्टिस सेट दिया था और एक डायमेंशन का प्रैक्टिस सेट मिल गया होगा। तो आप दोनों प्रैक्टिस को सोल्व करना, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं कल इन दोनों प्रैक्टिस सेट को आपको सोल्व करके बता दूंगा। इसके अलावा ये 3 और है, इस पर हो सकता है प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ना मिले, है तो अच्छी बात है। ना मिले तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये भी वैसे देखा जाए तो एक तरह से प्रैक्टिस ही है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को ही आप सोल्व करना, ना हो तो पूछ लेना। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।